लड़ा है, आज कोई भी बचा हुआ नहीं है। लेकिन सभी के ऊपर अन्याय अलग अलग तरीके से हो रहे हैं और हमारे लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। जब समस्याएं ओबीसी की है, ओबीसी सोचता है कि इसे मैं अकेले हल कर लूंगा। अगर आप अकेले हल कर लोगे तो एससी एसटी अगर साथ में नहीं लेते हो, क्योंकि आंदोलन में संख्या शास्त्र मायने रखता है, राजनीति पॉलिटिक्स में लोकतंत्र में संख्या शास्त्र मायने रखता है, मेजोरिटी मायने करती है, मेजोरिटी मायने रखती है, तो 52% व्यक्ति सिर्फ अपना लड़ाई कैसे लड़ सकता है? अगर उसे वो क्या सोचता है कि वो क्या एससी एसटी को इग्नोर करके क्या लड़ाई जीत सकता है? नहीं जीत सकता। शेड्यूल कास्ट के लोग 15% है, जब उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार होते हैं तो 15% ओबीसी 52% को और एसटी 7.5% को इग्नोर करके अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है। क्या ओबीसी के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे? क्या एसटी के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे? क्या आप अकेले लड़ाई लड़ सकते हो? जीत सकते हो? नहीं जीत सकते। शेड्यूल ट्राइब के लोग जो 7.5% है वो अपनी लड़ाई अलग लड़ रहे हैं, वो 52% ओबीसी को इग्नोर कर रहे हैं, 15% एससी को इग्नोर कर रहे हैं। आप 7.5% आवाज उठा करके देश में लड़ाई लड़ सकते हो? आप लड़ाई लड़ सकते हो, जीत सकते हो? 7.5% मेजोरिटी, बहुसंख्यक मेजोरिटी चाहिए होता है। आंदोलन में संख्या शास्त्र मायने रखता है, लोकतंत्र में संख्या शास्त्र मायने रखता है। और हमारे लोगों के बीच आरएसएस के द्वारा यह प्रचारित किया गया कि जाति आधारित जनगणना होने से देश में जातिवाद पैदा होता है। तो मैं उन सभी साथियों को एक जानकारी देना चाहूंगा कि जाति आधारित जनगणना जाति से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। यह सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें यह पता किया जाता है, इसमें जांच की जाती है कि जिस समाज के लिए यह देश और यह संविधान बनाया गया है, उस समाज में उनकी वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। जिस प्रकार शादियों में जब बारात आने वाले होते हैं तो लड़की पार्टी लड़के वालों से पूछती है कि बारात में कितने लोग आ रहे हैं। तो लड़की पार्टी के द्वारा जब यह बताया जाता है कि 500 लोग आ रहे हैं, लड़के पार्टी के द्वारा जब यह बताया जाता है कि 500 बाराती आ रहे हैं, तो लड़की वाले 600 लोगों का खाना बनाते हैं ताकि ये घटे ना। जब हम एक छोटी सी पार्टी के लिए शादी में खाना खिलाने के लिए जब हम जनगणना करते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं, उसके मुताबिक हम खाना खिलाएंगे, कितने लोगों के लिए खाना बनाएंगे, तो आप सोच सकते हैं जब 135-140 करोड़ आबादी वाला ये देश है और जब सालाना इसके ऊपर बजट बनाए जाते हैं, तो आप कैसे सोच सकते हो कि बिना जनगणना किए हुए आपके फायदे के लिए, आपको हक अधिकार मिले, इसके लिए कैसे बजट बनाया जा सकता है बिना जनगणना किए हुए? यह जनगणना ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी समाज को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है कि अगर जनगणना होती है, इससे यह पता चलेगा कि कौन सा समाज कितना पिछड़ा है, किसके पीछे ज्यादा खर्च करने की जरूरत है, किसके पीछे कम खर्च करने की जरूरत है, कौन से समाज में नौकरियां ज्यादा मिली हुई है, किस में कम मिली हुई है। इसको ध्यान में रख करके अगले साल प्लानिंग करके उसमें सुधार लाने का काम किया जा सकता है। लेकिन ब्राह्मणों द्वारा ये चाहत नहीं है कि ओबीसी को हक और अधिकार मिले। अगर ओबीसी जग गया, जिसकी आज वर्तमान में 60% जनसंख्या है, अगर वो ओबीसी जग गया और उसे प्रतिनिधित्व मिल गया, तो हर दूसरा इंजीनियर, हर दूसरा डॉक्टर, हर दूसरा वकील, हर दूसरा सरकारी कर्मचारी ओबीसी का होगा। अगर ऐसा होता है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को कब्जा भारत से खत्म हो जाएगा। और ये चीजें ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित की जा रही है कि संविधान गैर बराबरी पे आधारित है। मैं इस गैर बराबरी वाली जो शब्द है, इक्वेलिटी वाली जो शब्द है, इसके ऊपर मैं 1 से 2 दिन के बाद मैं फिर से लाइव आऊंगा और आपको इक्वेलिटी समझाऊंगा। जिस आधार पे ब्राह्मणों द्वारा यह प्रचारित किया जाता है कि संविधान असमानता पे आधारित है, और ओबीसी के साथ साथ ये समस्याएं आज वर्तमान में सभी समाज के साथ में की जा रही है। जब हमारे ओबीसी समाज को मंडल कमीशन में 27% रिजर्वेशन मिला, उसके पहले ही उसे रिजर्वेशन को समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के तहत
जिन सरकारी संस्थाओं में हमें रिजर्वेशन प्राप्त है, उन रिजर्वेशन जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उन सरकारी संस्थाओं को ही बेच डालो। ना सरकारी संस्थाएं रहेंगी, ना रिजर्वेशन रहेगा। यह प्लान ब्राह्मणों आरएसएस के द्वारा में बनाया गया। और आज लगातार 2014 के बाद ओबीसी प्रधानमंत्री के हाथों से यह लगातार निजीकरण का काम करवाया जा रहा है। आज हमारे पढ़े लिखे समाज के लोग ना एलपीजी को जानते हैं, ना सेज समझते हैं, ना एफडीआई समझते हैं, ना एमएनसी समझते हैं, ना यूनिफॉर्म सिविल कोड समझते हैं। मैं इन सारे टॉपिक पे एक एक करके लाइव आने वाला हूं। एलपीजी समझाने के लिए भी आने वाला हूं, आपको सेज समझाने के लिए आने वाला हूं, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड समझाने आने वाला हूं। आज ये समर्थन के लिए वीडियो है। आज जो निजीकरण करके हमारे लोगों को दिग्भ्रमित करके हमारे विद्यार्थियों को, युवाओं को बेरोजगारी की तरफ धकेला जा रहा है और उन्हें बेरोजगारी का एहसास ना हो, इसके लिए रिलीजियस प्रोलाइजेशन का उपयोग, धार्मिक ध्रुवीकरण का उपयोग और प्रयोग किया जा रहा है और मुस्लिमों के खिलाफ भड़काया जा रहा है। जिस प्रकार आप सभी ने अपने स्कूल में कक्षा में एक कहानी सुनी होगी कि दो चोर किसान के यहाँ पे बैल चोरी करने के लिए जाते हैं, तो एक चोर किसान के जो बैल है उसके गले की घंटी लेकर के एक दिशा में भागता है और दूसरा चोर बैल को लेकर के दूसरी दिशा में भागता है। तो किसान को पता चलता है कि मेरी बैल का घंटी का आवाज आ रहा है, बैल चोरी हो रही है। तो किसान निकलता है अंधेरी रातों में और जिस ओर घंटी बज रही होती है उस ओर दौड़ा हुआ चला जाता है और बैल दूसरी तरफ चोरी हो जाती है। आज यही हालात ओबीसी, एससी, एसटी एंड माइनॉरिटी समाज के साथ किया जा रहा है। ब्राह्मणों द्वारा, आरएसएस के द्वारा ओबीसी, एससी, एसटी एंड माइनॉरिटीज के संवैधानिक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी समाज को इसके बारे में जानकारी ना हो, एहसास ना हो, इसके लिए वो घंटी के तौर पे मुसलमानों का उपयोग और प्रयोग कर रही है। वो ये दिखा रही है कि मुसलमान विदेशी है, मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, मुसलमान आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में इस देश पे बहुसंख्यक हो जाएंगे और इस देश पे मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। ये डर दिखाया जा रहा है और हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के लोग इस डर को समझ रहे हैं। इस डर को देख करके उनका ध्यान मुसलमानों की तरफ, वो घंटी जो बजाया जा रहा है ब्राह्मणों के द्वारा कि ब्राह्मण मुसलमान हमारा दुश्मन है, हमारे लोग उस घंटी की तरफ नजर रखे हुए हैं और दूसरी तरफ ओबीसी, एससी, एसटी के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। उसी प्रकार शेड्यूल कास्ट के लोग आज वर्तमान में शेड्यूल कास्ट के ऊपर बड़े पैमाने पे अन्याय और अत्याचार बढ़ रहे हैं और ये दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि तुम्हारे संविधान होने के बावजूद भी, तुम्हें संवैधानिक अधिकार दिए जाने के बावजूद भी, तुम्हें एससी एसटी प्रोटेक्शन एक्ट बनाकर दिए जाने के बावजूद भी हम तुम्हारी बहनों की इज्जत लूट सकते हैं और तुम कुछ कर नहीं सकते। आज भी संविधान में अधिकार मिलने के बावजूद भी तुम्हें मूंछ रखने के अधिकार नहीं है। आज भी संविधान होने के बावजूद भी तुम घोड़ी पे चढ़ने लायक नहीं हो। आज भी संविधान होने के बावजूद भी तुम सार्वजनिक जगहों पे जाने के लिए तुम्हें रोक लगाया जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि तुम्हारी औकात आज भी वही है और ये इसलिए किया जा रहा है और इसलिए ब्राह्मण सफल हो रहे हैं इसमें, क्योंकि जब शेड्यूल कास्ट के ऊपर में अन्याय और अत्याचार होता है तो शेड्यूल ट्राइब के लोग सोचते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट के ऊपर हो रहा है, ओबीसी समाज के लोग सोचते हैं कि शेड्यूल कास्ट के ऊपर हो रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो समस्याएं ओबीसी के साथ हो रही है, जो समस्याएं एससी के साथ हो रही है, जो समस्याएं एसटी के साथ हो रही है, समस्याएं हो तो रही है, समस्याओं के प्रकार अलग है, लेकिन हमारे ऊपर शोषण करने वाला व्यक्ति एक ही है। ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना ना हो ताकि ओबीसी को अधिकार से वंचित किया जा सके। इससे फायदा किसे होने वाला है? ब्राह्मणों को। शेड्यूल कास्ट के पास अगर अधिकार आते हैं और शेड्यूल कास्ट के ऊपर में आज वर्तमान में मूंछ रखने पे मारा जा रहा है, घोड़ी चढ़ने से मारा जा रहा है और उनकी महिलाओं के साथ लगातार बलात्कार की जो घटनाएं हो रही हैं, ये करने वाले कौन लोग हैं? ब्राह्मण तक्षमुच जाति के लोग हैं। शेड्यूल ट्राइब के व्यक्तियों को उनके जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है। अगर वो आवाज उठा रहे हैं
तो उन्हें मार दिया जा रहा है और प्रचार माध्यम उनके हाथों में होने की वजह से अगले दिन पेपर में, मीडिया में यह कहते हुए नजर आते हैं कि इतने नक्सली मारे गए, मुठभेड़ में इतने नक्सली मारे गए। हमारे लोगों को लगता है नक्सली मारे गए वो शांत हो जाते हैं। ओबीसी को जाति आधारित जनगणना ना करके उसका विरोध किया जा रहा है, उनको हक अधिकार से वंचित किए जा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट को उनको मूछ रखने पे मारा जा रहा है, घोड़ी चढ़ने पे मारा जा रहा है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। आदिवासियों को नक्सली बोल के मारा जा रहा है, मुसलमानों को पाकिस्तानी बोलकर मारा जा रहा है, आतंकवादी बोलकर मारा जा रहा है, क्रिश्चियनों को क्रिश्चियन मिशनरी के तौर पे उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आज कोई भी बचा हुआ नहीं है, लेकिन सभी के ऊपर अन्याय अलग अलग तरीके से हो रहे हैं और हमारे लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। जब समस्याएं ओबीसी की है, ओबीसी सोचता है कि इसे मैं अकेले हल कर लूंगा। अगर आप अकेले हल कर लोगे तो एससी एसटी अगर साथ में नहीं लेते हो, क्योंकि आंदोलन में संख्या शास्त्र मायने रखता है, राजनीति पॉलिटिक्स में, लोकतंत्र में संख्या शास्त्र मायने रखता है, मेजोरिटी मायने करती है, मेजोरिटी मायने रखती है, तो 52% व्यक्ति सिर्फ अपना लड़ाई कैसे लड़ सकता है? अगर उसे वो क्या सोचता है कि वो क्या एससी एसटी को इग्नोर करके क्या लड़ाई जीत सकता है? नहीं जीत सकता। शेड्यूल कास्ट के लोग 15% है, जब उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार होते हैं तो 15% ओबीसी 52% को और एसटी 7.5% को इग्नोर करके अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है। क्या ओबीसी के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे? क्या एसटी के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहे? क्या आप अकेले लड़ाई लड़ सकते हो, जीत सकते हो? नहीं जीत सकते। शेड्यूल ट्राइब के लोग जो 7.5% है वो अपनी लड़ाई अलग लड़ रहे हैं, वो 52% ओबीसी को इग्नोर कर रहे हैं, 15% एससी को इग्नोर कर रहे हैं। आप 7.5% आवाज उठा करके देश में लड़ाई लड़ सकते हो? आप लड़ाई लड़ सकते हो, जीत सकते हो? 7.5% मेजोरिटी, बहुसंख्यक मेजोरिटी चाहिए होता है। आंदोलन में संख्या शास्त्र मायने रखता है, लोकतंत्र में संख्या शास्त्र मायने रखता है। माइनॉरिटीज जो 10.5% माइनॉरिटीज है, वे लोग सोचते हैं कि हम अपनी लड़ाई अलग से लड़ लेंगे। मुसलमान अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है। मुसलमान 10.5% है, 15% माइनॉरिटीज में 10.5% मुसलमान है। क्या मुसलमान ये सोच रहे हैं कि मैं अकेले 10% लड़ाई लड़के जीत जाऊंगा? आप 90% लोगों को इग्नोर कर रहे हो। आप कैसे सोच सकते हो कि 90% को इग्नोर करके 10% लड़ाई लड़के जीत सकता है? सिखों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है तो सिख अकेले लड़ाई लड़ रहा है, जिनकी संख्या 2 से 3% है। या 2 से 3% लोग इस व्यवस्था पे, जो इस देश पे जिस ब्राह्मणी व्यवस्था ने कब्जा कर रखा है, उसके खिलाफ लड़कर जीत सकते हो। कोई भी अकेले लड़कर के इस आंदोलन को सफल नहीं कर सकता है, कोई भी अकेले इस आंदोलन को जीत नहीं सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस आंदोलन में संख्या शास्त्र मायने रखता है, राजनीति में संख्या शास्त्र मायने रखता है। तो ये जो संख्या मायने रखता है, इस संख्या को हमें बनाने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी एंड माइनॉरिटीज को एक मंच पे आना होगा। भले ये आंदोलन आपको दिख रहा होगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा किया जा रहा हो, लेकिन इसमें जो मुद्दे हैं वो ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लेकर है। इसमें पुरानी पेंशन के मुद्दे हैं, इसमें ओबीसी को अधिकार मिले इसके मुद्दे हैं, इसमें ईवीएम में घोटाला करके जो वर्तमान में सरकार बनी हुई है इसके मुद्दे हैं, इसमें आदिवासियों के जल जंगल जमीन से उन्हें बेदखल किया जा रहा है, उन्हें अधिकार वंचित किया जा रहा है, इसके मुद्दे हैं। इसके बाद लॉकडाउन में जो जबरदस्ती जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, ये भी मुद्दे हैं। इसके साथ साथ हमें ही, जो ब्राह्मण खुद विदेशी है, वो हमें विदेशी घोषित करने के लिए एनआरसी सीए ला रहा है, इसके विरोध में भारत बंद है। निजी क्षेत्रों में हम मांग कर रहे हैं रिजर्वेशन पारित करने का, यह भी एक मुद्दा है। उसी प्रकार लगातार जितने भी समस्याएं भारत में उत्पन्न हो रही है, उस मुद्दों को आधार बना करके वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा इस भारत बंद का ऐलान की है, जिसका समर्थन मैं मुन्ना कुमार ध्रुव, भारतीय युवा मोर्चा राष्ट्रीय सह संयोजक, भारतीय युवा मोर्चा नई दिल्ली, मैं अपनी पूरी देश की यूनिट के साथ, पूरे देश की यूनिट के साथ मैं इस आंदोलन को, ये जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो भारत बंद की जो घोषणा की गई है, इसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। और मैं अपील करता हूं तमाम उन युवाओं से, बेरोजगारों से, विद्यार्थियों से और साथ ही इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों से कि आप इस आंदोलन में, इस भारत बंद में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और इस भारत बंद को सफल बनाएं।
और ये भारत बंद एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाला है ब्राह्मणों के ऊपर। एक खुशखबरी में गुड न्यूज देना चाहूंगा इस लाइव वीडियो के तहत कि जो ब्राह्मण आरएसएस जो प्लानिंग किए हुए थे कि 2025 तक हम इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, आज उस मोहन भागवत को मीडिया के सामने आकर यह कहना पड़ रहा है कि 15 साल और लगेंगे, 15 साल और लगेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने में। यह बामसेब की उपलब्धि है। जो लोग कहते हैं कि बामसेब की उपलब्धि क्या है, यह उपलब्धि है कि आरएसएस जैसे सत्ताधारी व्यक्तियों द्वारा, जिन लोगों ने संविधान के 4 पिलर के ऊपर में कब्जा कर रखा है, जिनका इन व्यवस्था के ऊपर में कब्जा है, वे लोग भी आज बामसेब से डर रहे हैं और आज मीडिया में आकर यह कह रहे हैं कि जो 2025 में उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना की थी, आज वे समझ गए हैं कि बामसेब इसे पूरा नहीं होने देगी। इसलिए आरएसएस के संचालक मोहन भागवत के द्वारा यह बयान दिया गया कि हमें और 15 साल लगेंगे हिंदू राष्ट्र बनाने में। लेकिन ना आज ये हिंदू राष्ट्र बन पाया है, ना कभी बना था और ना कभी बनने वाला है। मोहन भागवत सपना ही दे सकता है। और उसने जिस पालतू कुत्ते को, जो समाज का दलाल और भड़वा है, कुत्ता है, जो आज वर्तमान में जिसको उसने नरेंद्र मोदी को जिसने प्रधानमंत्री का पद बना करके प्रधानमंत्री पद दे रखा है, वो व्यक्ति भी कुछ नहीं कर पाएगा। आज बड़ी संख्या में ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी समाज के लोग जागृत हो रहे हैं और इस आंदोलन में साथ सहयोग कर रहे हैं। और ब्राह्मणों द्वारा जो अलग अलग संगठनों में हमारे समाज को तोड़ के रखा गया था, आज एक और खुशखबरी है कि पूरे भारत में अलग अलग संगठन के लोग, लगभग 20 से 30 हजार संगठन के लोग आज बामसेब के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आज वे लोग बामसेब को साथ सहयोग कर रहे हैं। आज वे लोग बामसेब के आंदोलन में जुड़ करके ब्राह्मणी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई में कूद चुके हैं, जिसे देख करके ब्राह्मणों में डर पैदा हो चुका है कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग तो एक हो ही रहे हैं, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी के जो तमाम अलग अलग संगठन बनाए गए हैं, वे लोग भी एकजुट हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज हमारे युवाओं के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को, अपने अंदर में एक नेतृत्व पैदा कर सके, अपने आप में, अपने समाज के अंदर में मान सम्मान और स्वाभिमान पैदा कर सके और अपने समाज को आजाद करने में अपनी अहम भूमिका निभा सके। हमारे युवा आज वर्तमान में मिसगाइड हुए पड़े हैं। आज आरएसएस के खेमे में एबीवीपी जो विद्यार्थियों का संगठन है, आरएसएस का कांग्रेस द्वारा जो एनएसयूआई बनाया गया है विद्यार्थियों का संगठन, उसमें जो मिसगाइडेड हो चुके हैं हमारे ओबीसी, एससी, एसटी समाज के विद्यार्थी, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है हमारे साथ में, वो अपने समाज के साथ में जुड़ो, ब्राह्मणों के संगठनों से दूर हटो। और जो चीजें आज नजर आ रही हैं कुछ युवाओं, विद्यार्थियों, बेरोजगारों के अंदर में, कि वो आवाज उठाने में डरती है, अपने आप को मर्द कहती है और आवाज उठाने में भी डरती है। इसलिए मैं उन युवाओं से, वैसे विद्यार्थियों से, वैसे बेरोजगारों से एक बात कहना चाहता हूं और अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं कि नपुंसक वो नहीं है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। नपुंसक वो नहीं है जो बच्चे पैदा कर नहीं सकते। मेरी नजर में नपुंसक वो है जो अपने समाज के, अपने परिवार के लिए और खुद के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता है, जो नहीं लड़ता है, जो गलत के खिलाफ में आवाज नहीं उठा सकता है। मेरी नजर में वो व्यक्ति नपुंसक है। आप क्या हो, आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। आप स्वयं निर्णय ले सकते हो कि आप अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए आवाज, हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते हो या नहीं उठाते हो। अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, खुद के लिए मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए लड़ाई लड़ रहे हो या नहीं लड़ रहे हो। आप खुद से डिसाइड कर लो। मैं किसी को नाम लेकर नहीं बताना चाहता, ना नाम लेकर बोलना चाहता हूं। अगर आप अपने समाज के लिए, मान सम्मान स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ सकते, बुराइयों के खिलाफ में आप लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो समझ जाओ आप नपुंसक हो। समझ जाओ आप नपुंसक हो, नामर्द हो। अपनी मर्दानगी साबित करना चाहते हो तो समाज के लिए लड़ाई लड़ो। अपनी मर्दानगी साबित करना चाहते हो तो हक, अधिकार, मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीने के लिए लड़ाई लड़ो। बच्चे तो कुत्ते भी पैदा कर देते हैं, तो कुत्ता आकर के अपने आप को कहे कि मैं मर्द हूं, देखो 10-10 बच्चे पैदा किए हैं, तो मेरे नजर में वो नामर्द है। क्योंकि कुत्तों के अंदर में कोई सम्मान और स्वाभिमान नहीं होता है। कुत्तों के अंदर में मान सम्मान स्वाभिमान नहीं होता है, वो भी 10-10 बच्चे पैदा कर देता है।
सुअर भी एक बार में 1-1 दर्जन बच्चा पैदा करते हैं, तो क्या सुअर आकर कहे कि मैं ना मर्द हूं? वो सुअर कह सकता है कि मैं मर्द हूं? जो सुअर इंसानों की गंदगियां खाता है। मर्द वो होता है जो अपने सम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ सकता है। मर्द वो है जो अधिकार बचाए रखने के लिए लड़ाई लड़ सकता है। मर्द वो है जो गलत हो रहा है लेकिन डट करके उसका विरोध कर सके। मोहम्मद साहब का उदाहरण देना चाहता हूँ। मोहम्मद साहब की सेना में उनके साथ बहुत कम लोग थे और विरोध में हजारों की सेना में लोग थे। इसके बावजूद भी मोहम्मद साहब ने डर के कारण फैसला नहीं किया था, डर के कारण निर्णय नहीं लिया था, डर के कारण उनके सामने झुके नहीं थे। अगर झुक गए होते तो आज उनको मानने वाले इतने लोग ना होते। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आप तमाम साथियों से, तमाम युवाओं से, बेरोजगारों से, और एक बात और, जो विद्यार्थी है, जो युवा है और जो बेरोजगार है, ये सिर्फ पुरुष है, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। विद्यार्थी, युवा और बेरोजगार सिर्फ पुरुष होते हैं, ये बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। विद्यार्थी महिलाएं भी होती है, युवा महिलाएं भी होती हैं और बेरोजगार महिलाएं भी होती हैं। इसीलिए इस आंदोलन में महिलाओं का भी एक अहम योगदान होना चाहिए। आप अपने घर से महिलाओं को निकालिए, उन्हें जागृत करिए और इस आंदोलन के साथ में जोड़िए और इस भारत बंद को सफल बनाइए। इतनी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। इस आंदोलन को मैं अपना पूर्ण तौर पे पुरजोर समर्थन करता हूँ। इसमें मैं अपना साथ सहयोग पूरी तन और मन और धन से दूंगा, जिसकी मैं आशा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। और आप लोग भी इस आंदोलन को, इस भारत बंद को सफल करेंगे, सफल बनाएंगे, इसकी मैं आशा और विश्वास रखता हूँ। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना और इसको अमल करेंगे और इस भारत बंद को आप सफल बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत, जय जोहर।